सो लेट्स स्टार्ट। क्या बात करना है? मेरा नाम आशीष है और मैंने मेरा MBBS रशिया से किया है और ये मेरा फ्रेंड है। कैमरा में आना नहीं चाहता तो माई सेल्फ डॉक्टर महाराज। थोड़ा आगे पकड़। डॉक्टर महाराज मैंने तो मेरा MBBS आर्मेनिया से किया हूँ और यहाँ आते ही हमारी FMG एग्ज़ाम होती है। वो बाद में देखेंगे। हाँ, आर्मेनिया में क्या? आर्मेनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी? आर्मेनिया में मेरा यूनिवर्सिटी था एरेवान हायाबुसा यूनिवर्सिटी। ओके, आगे पकड़ थोड़ा। एरेवान हायाबुसा यूनिवर्सिटी था। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था। ओके, मैंने मेरा MBBS किया प्रोइस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी और रशिया के निज़्नी नोगोर्ड स्टेट में है। सो या तूने कब जाने का सोचा रशिया में? मतलब तूने कैसा फाइंड किया आर्मेनिया कंट्री? कौन सा एजेंट पकड़ा? कैसे गया तू उधर? हाँ, मैंने तो पहले सोचा नहीं था कि आर्मेनिया कंट्री भी है। बाद में मैं जा रहा था जॉर्जिया। सडनली जिस साल मैं जा रहा था वहाँ पे तब नीट ने कंपलसरी कर दिया इन लोगों ने। तब मुझे और ऑप्शंस था कि आर्मेनिया एक अच्छा कंट्री है वहाँ जाने का। फिर मेरा फ्रेंड का फ्रेंड वो हेल्प किया कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए और वहाँ पे जाने के लिए। ओके, मैं मेरा भी बता देता हूँ। मैं भी ढूंढ रहा था, मेरे ये इंडिया में प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था तो प्राइवेट कॉलेज और मैं फॉरेन एब्रॉड में कंफ्यूज था। लास्ट में मैंने एब्रॉड चूज़ किया और चूज़ करने के बाद हमारे यहाँ पास ही वो एजेंसी थी जिसने मुझे एडमिशन दिलाया रशिया में। मैं पहले रशिया और चाइना में कंफ्यूज था लेकिन बाद में मैंने रशिया चुना। ओके, सो इधर से तेरा 12th होने के बाद रशिया में एडमिशन लेते वक्त तेरा और एजेंट के बीच क्या क्या प्रोसीजर रहा था? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? एक्चुअली मैं पहले ही बोला कि मैं वहाँ फॉरेन जाना के लिए तो मुझे पता नहीं था। फिर यहाँ पे मुझे सीट नहीं मिला तो यहाँ पे डोनेशन भी ज़्यादा थी और कॉलेज भी जैसे भी बहुत मैं हाई था ना, इसलिए मैंने अब्रॉड जाने का सोचा। और वहाँ पे मेरा फ्रेंड था तो उसने सारी कॉलेज का इंफॉर्मेशन कौन सी अच्छा है वो सब कुछ देख लिया था। फिर मुझे बताया कि तुम ये कॉलेज चूज़ करो, अच्छा है और तुम इजी फील करोगे। ओके, मेरा भी ऑलमोस्ट जो एजेंट था वो पहचान गई था हमारे, तो उतना ट्रस्ट था उसके ऊपर कि ऐसा कुछ फ्रॉड तो नहीं होगा हमारे साथ। और उसके बाद उस एजेंट से हमने उधर के जो स्टूडेंट रहे पहले पढ़ाई करके आए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनके सारे का नंबर ले लिया और उस स्टूडेंट से कांटेक्ट किया हमने और पूछा कैसा है क्या है। और उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे सारे कॉलेजेस देखे थे रशिया के, उसमें मेरा कॉलेज भी देखा था कैसा है और ऐसा सारा रिसर्च करने के बाद मेरा यूनिवर्सिटी फाइनल हो गया था। तो तुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? इंडिया में क्या क्या प्रोसीजर होता है अगर तुझे अब्रॉड जाना है तो? हाँ, उसके लिए तो पहले मेरा एजेंट जो था वो पहले मेरा 12th 10th मार्कशीट को अपोस्टल करवाया। उसके बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि तब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता था। तब नीट बैच से मैं तो 2018 बैच से हूँ। 2018 बैच 2018 में तब नीट कंपलसरी नहीं था। इसलिए हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी था। इसलिए हमें दिल्ली जाके वहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे NMC ऑफिस में उसको अभी बोलते हैं NMC, वहाँ पे जाके सबमिट करना था। और सबमिट करने के ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स वो ईमेल भेजेंगे उसमें कि हमारी एलिजिबल सर्टिफिकेट रहेगा। वही उसके बाद हम नॉर्मली जिस कंट्री में जाना चाहते हैं ना हमें प्रोविजनल एडमिशन लेटर आएगा। उसके बाद हमारे एडमिशन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं मेरा भी बता देता हूँ। मैंने भी मेरे 10th और 12th के मार्क्स कार्ड दिए मेरे एजेंसी को, उन्होंने अपोस्टल करवा लिया दिल्ली से
और करने के बाद मुझे उन्होंने भेज दिया। उसके बाद थोड़े ही दिन में उसने मुझे एडमिशन लेटर दिया, ऐसा एडमिशन तुम्हारा कंफर्म हो गया करके। और उसके थोड़े ही दिन बाद मैंने उसको मेरा पासपोर्ट दे दिया, और पासपोर्ट में उसने वीज़ा करा लिया, स्टूडेंट वीज़ा रहता है पहले, तो उसने वो करा लिया। और उसके बाद थोड़े दिन में उसने मुझे फ़्लाइट टिकट भी भेज दिया। तो तेरा कैसा था वीज़ा और फ्लाइट टिकट का? और एक बात बोलना भूल गया कि जैसे ही मेरा प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ गया, जब मैं जा रहा था तब अर्मेनिया के लिए ई वीज़ा था। जैसे ही हम आज अप्लाई किए, उसके 2 दिन बाद हमें 30 डेज का वीज़ा आ जाता था। इसलिए तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी कि डायरेक्ट हमें ई वीज़ा और ऑन अराइवल वीज़ा भी था। ओके। हाँ, इसलिए जैसे कि बाकी कंट्री में जैसे 1 महीने के बाद पहले ही अप्लाई करो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं था। फिर मेरा एजेंट तो डायरेक्टली जैसे ही मेरा परसों का टिकट था, इसलिए इसने पहले मेरा ऑन अराइवल वीज़ा डाल दिया। फिर जैसे ही हम अर्मेनिया पहुंचे, वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा के लिए एक्सटेंड करवाने के लिए $32 से देना पड़ता है। वो 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। 6 मंथ्स या मैं भूल गया हूँ, ये नॉर्मली 30 डेज का एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके। तो मैं मेरा भी बता देता हूँ। मेरा फ़्लाइट मुंबई से था, मुंबई टू मॉस्को फ़्लाइट लिया मैंने। और सो मेरा सिटी था निज़नी नोवगोड। सो मॉस्को मेरा एजेंसी वाले पिकअप करने आए थे, उधर से मैंने निज़नी नोवगोड को लेके गए वो। उधर जाने के बाद मैंने हॉस्टल लिया था। सो हॉस्टल में मैंने पासपोर्ट दिखाया, इमिग्रेशन दिखाया, उन्होंने हॉस्टल में मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया, और मैं रशिया के हॉस्टल में रह गया। और उसके 2 या 3 दिन के बाद मुझे कॉलेज रिपोर्ट करना था। कॉलेज रिपोर्ट किया मैंने। मेरे एजेंट ने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पहले दिए थे, और एक बार मैंने सारे जेरोक्स लेके गया था, उनको दिया। और उसके 2 या 3 दिन के बाद हमारा पहला क्लास स्टार्ट हो गया था। हाँ, जैसे मैं जैसे आर्मेनिया पहुंचा, वहाँ पे मुझे भी पिकअप करने के लिए मेरा फ्रेंड्स ऑलरेडी जो मेरा फ्रेंड्स और वो एजेंट के साथ आए थे वो लोग। फिर वो लोग मुझे तो ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ, जैसे नॉर्मल फील हुआ। जैसे कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे दोस्त थे ना, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। डायरेक्टली हम वहाँ से हॉस्टल गए। हॉस्टल में जैसे नॉर्मल प्रोसेसिंग, मेरा पासपोर्ट ले लिया उन्होंने। पासपोर्ट लेके चेक किया कि नॉर्मल प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद मुझे रूम अलॉटमेंट हुआ। वो रूम भी बहुत बढ़िया थी। उसके बाद अगले 2-3 डेज मैं पहुंचा था वहाँ पे फ्राइडे नाइट। तो सैटरडे और संडे वहाँ पे एक्चुअली नॉर्मली वहाँ पे वेकेशन हॉलीडेज रहता है। फिर तो दिन हम एंजॉय किए। उसके बाद मंडे हम यूनिवर्सिटी जाके मेरा 10th 12th मार्कशीट और मेरा पासपोर्ट और ट्रांसलेशन, मेरा पासपोर्ट ट्रांसलेशन, बाकी नॉर्मली सब डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किया। उसके बाद और उन्होंने मेरे एक कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया 6 साल के लिए। नॉर्मल 6 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बनवा के मेरा वो बोले कि तुम्हारे इतना फीस होगा। सब वो होने के बाद मैंने साइन किया। उसके बाद मेरा एजेंट वो सब संभाला कि क्या क्या करना है, सब वो करके मैं तो वापस मेरा रूम आ गया। मेरा भी ऑलमोस्ट वैसा ही था। यूनिवर्सिटी के ऑफिस में रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने भी मेरा सब वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो साइन किया हमने। और मेरा भी 6 साल के लिए था, तो मैंने वो साइन किया। इससे पहले ये बता कि तू आर्मेनिया में एंटर करती, मतलब वो बहुत अलग कंट्री है हमारे इंडिया जैसा, और मेरा भी रशिया। तो मैं मेरा बताऊंगा रशिया का एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन तू बता पहले आर्मेनिया में एंटर करने के बाद तुझे कैसा लगा आर्मेनिया? मुझे एंटर करते ही लगा कि कुछ अलग ही फील हुआ, कि जैसे मैं अलग फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी बोल चुके थे मुझे यहाँ पे क्या क्या है, क्या करना है। वो ऑलरेडी इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वो नॉर्मली जैसे ही जाते ही कुछ प्रॉब्लम ही हो, वो एयरपोर्ट पिकअप करने आए थे। वहीं पे मुझे एयरपोर्ट में ही सिम दिलाया उन लोगों ने। सिम दिला के
पापा को वहीं से कॉल किया, वो तो फिर नॉर्मल था मेरे लिए। मैं भी सुना हूँ कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, पर वहाँ पे जाने के बाद उतना सिक्योर नहीं फील करो कि उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, सब कुछ ईजी रहता है। मुझे पहले जाने के बाद तो एंटर करने के बाद ये थोड़ी देर लग रहा था, क्योंकि वो रशिया में ऑलमोस्ट सभी और रशियन ही बात करते और सभी साइंस देख रहा था मैं, ऑलमोस्ट सभी रशियन में ही थे। लेकिन बाद में हमारे वो जो कॉलेज के सीनियर्स थे हमारी एजेंसी के, वो पिकअप करने आए, उन्होंने सिम दिलाया, वैसे घर में बात हो गई और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। हाँ, उसके बाद डायरेक्ट वो लोग हॉस्टल लेके गए। फिर दोपहर मेरा फ्लाइट 12 o'clock मैं वहाँ पे रीच हो गया था। फिर हम हॉस्टल पहुँचे कि 1:30 2 o'clock। फिर वहाँ पे खाना वाना वहाँ पे हॉस्टल पे खाना खाए। तो किधर से इंडिया में, किधर कौन से एयरपोर्ट से गया और कहाँ से इंडिया में? हाँ, मैं दिल्ली गया था कि मेरा एलिजिबल सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट मेरा फ्लाइट था आर्मेनिया के लिए। आर्मेनिया में एरवान मेरा स्टेट था। वहाँ पे डायरेक्ट दिल्ली से मेरा फ्लाइट था दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट एरवान था। ओके। मेरा मुंबई से शारजा था, शारजा टू मॉस्को, और मॉस्को मेरे एजेंसी वाले लेने आए थे, सो उधर हम टैक्सी से गए थे मेरे सिटी निज़नी नोगोड। तो हाँ, ये हो गया। तो तेरे पहले क्लास का एक्सपीरियंस बता, पहले लेक्चर और पहले प्रैक्टिकल क्लास का कैसा था? हम पहले दिन जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचे कि नॉर्मली सब लोग, मैं कर्नाटक से वहाँ मेरे क्लास में अकेला था। बाकी सब लोग जैसे गुजरात के थे, कश्मीरी मेरे बहुत लोग फ्रेंड्स थे। सब लोग वहाँ पे जाने के बाद सब लोग फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद टीचर्स पहली क्लास थी हमारी, मुझे याद नहीं है सच में। पहली क्लास वो नॉर्मली टीचर्स हमारे इंट्रोडक्शन सब कुछ, हमारे नाम बताए, क्या क्या कहाँ से हो, ऐसे सब पूछे। हाँ, इसके बाद क्लास हो गई। पहले दिन तो क्लास नहीं हुई, नॉर्मली इंट्रोडक्शन हुआ हमारी। टीचर्स ने हमें सब इन्फॉर्मेशन दिया कि क्या क्या करना है, कौन सी तुम्हारी करिकुलम 6 साल की क्या होगी। उसके बाद यहाँ पे कैसे बिहेव करना है। यहाँ पे नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे तो डीन और वाइस डीन और रेक्टर यहाँ हम होते हैं। उनको हमें जाके कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे बात करना होता है। और यहाँ पे ऑफिस का भी उतना प्रॉब्लम नहीं थी कि डायरेक्ट हमें नॉर्मल इंग्लिश में ही सब कुछ बात करना होती थी। जैसे कि हमें कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं आई थी, वहाँ पे आया था। हाँ, बाहर ऐसे घूमने जाए तो जैसे पहले फर्स्ट 6 मंथ हम फील किया कि यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सेट होने में टाइम लगा था, फिर बाकी सब कुछ ठीक था। सेम रशिया में भी वैसा ही था। पहले दिन हम क्लास गए थे, पहले दिन तो हमारा ओरिएंटेशन था। सो ओरिएंटेशन में सारे बच्चे थे, ऑलमोस्ट इंडिया की 50-60% रहते हर यूनिवर्सिटी में, ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। सो उतना कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम इंडिया से बाहर आ गए ऐसा, क्योंकि इंडिया के 50-60% बच्चे थे और बाकी के 40% बच्चे थे तो अलग अलग कंट्रीज से थे। तो पहला दिन ओरिएंटेशन था, तो हम एक ही साथ थे। पहले दिन प्रैक्टिकल क्लास नहीं हुआ, उन्होंने बताया कैसा कैसा इधर 6 साल करिकुलम रहेगा और ये करना है। और हमारे यूनिवर्सिटी में भी सबको इंग्लिश आती थी, तो लैंग्वेज बैरियर इंग्लिश टीचर से कुछ नहीं होता था। लेकिन अगर बाहर शॉपिंग जाए ये जाए तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन उसके बाद हो जाता है नॉर्मल, उतना लैंग्वेज बैरियर भी कुछ ये नहीं है। और आजकल कुछ है भी तो वो गूगल ट्रांसलेट करके वो बहुत इजी हो जाएगा, इजी हो जाता है, वही है। फिर तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे रहते थे, मतलब टोटल इंडिया से कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बैच में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे और उसमें इंडियन कितने थे, और तुम्हारे क्लास में डिवीजन कैसा था और एक डिवीजन में कितने बच्चे रहते थे? हाँ, हम जिस साल में गया था उस साल नीट कंपलसरी उसी साल करने वाले थे, इसलिए ज़्यादा लोग चले गए उस साल। इसलिए हमारे पूरा उस साल जिस साल में पढ़ रहा था उस साल ऑलमोस्ट 250 या 300 स्टूडेंट्स थे हम फ्रॉम इंडिया। हाँ, इसलिए हमें ये ग्रुप में 18 to 20 लोग थे हम। ऐसे हम टोटल 15 ग्रुप्स थे। इट वाज पूरा
पहली बार इतने लोग हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे। ओके। क्योंकि नीट की वजह से। उसके अगले साल तो नॉर्मली इंटेक था हमारी यूनिवर्सिटी में 50 या 80 स्टूडेंट्स था। वो नॉर्मल था। ओके। सो हमारे यहाँ भी मेरे बैच में ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स आए थे इंडिया से, और बाकी के 110 to 120 ऑल अदर कंट्रीज मिला के उतने थे। और मेरे क्लास में हम इंडिया के, महाराष्ट्र के थे, और केरला के बच्चे थे, और एक या दो दिल्ली के बच्चे थे, और बाकी इजिप्ट से थे, और ईरान से थे, लैटिन अमेरिका से थे, और एक लड़की थी वो कौन से, वो एक अफ्रीकन कंट्री से थी। सो 4-5 कंट्री के लोग थे हमारे एक क्लास में। हाँ, जैसे मेरा क्लास में भी सेम ऐसे इंडिया में गुजरात, कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, बहुत जगह से थे। ऑलमोस्ट 5-6 स्टेट से थे। और बाकी फॉरेन कंट्री से तो ईरान से थे, ईरान, इराक। और मेरे क्लास में तो ईरान का एक स्टूडेंट था, पर मेरा अलग ग्रुप में जॉर्डन, इजिप्शियन, कुर्दिश, और अमेरिका, एक अमेरिकन भी यहाँ पे पढ़ने आया था, पता नहीं क्यों। हाँ, यहाँ आया था। और इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड से भी थे? हाँ, इंग्लैंड से भी था एक 2-3, और अफ्रीकन से थे। हाँ, लेबनान स्टूडेंट्स थे। और मलेशियंस नहीं थे, मलेशियन मैं सुना नहीं था। मलेशियंस थे। और श्रीलंकन थे, और बांग्लादेश से, और नेपालीस थे। हाँ, ऐसे तो बहुत कंट्रीज से वहाँ पे थे स्टूडेंट्स थे। हाँ, वही। और उधर के जो लोकल आर्मेनिया के स्टूडेंट थे वो भी तुम्हारे साथ पढ़ते थे या हाँ, वो भी, उनको भी ऑप्शंस था कि तुम लोग आर्मेनियन में पढ़ोगे या इंग्लिश में पढ़ोगे। कुछ हाँ, नॉर्मली 5-6 लोग तो इंग्लिश चूज किए थे। वो हमारे साथ मेरे ग्रुप में नहीं था, पर दूसरे ग्रुप में उनका वो थे। ओके। मेरे साथ ऑलमोस्ट सारे रशियन और रशियन में पढ़ते थे, और जो फॉरेन कंट्रीज़ के सारे वो ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश में ही पढ़ते थे। तो थोड़े रहते थे 1-2% लोग जो फॉरेन के थे वो रशियन में पढ़ते थे, और रशियन के थे वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते थे। सो उतना ही। बाकी मेरे क्लास में तो कोई नहीं था रशियन। तो फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट थे? फर्स्ट ईयर में तो मुझे बंद मत कर इससे। मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर में, तुझे ये याद नहीं आ रहा है तो? याद नहीं आ रहा मुझे। ओके। फर्स्ट ईयर में हमें तो फिर से वो जो पीयूसी में सब्जेक्ट रहते हैं हमें, तो उधर का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो पीयूसी के सब्जेक्ट उन्होंने रिपीट कर दिए थे एक और बार। सो मुझे फर्स्ट ईयर में था फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, और एक बार मैथमेटिक्स था, और एनाटॉमी था, हिस्टोलॉजी था, केमिस्ट्री था, और इसके साथ हिस्ट्री था उनका, रशियन हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ये सारे सब्जेक्ट थे। ये सब्जेक्ट 3 सेम में डिवाइडेड थे, मतलब फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, ये फर्स्ट ईयर हो गया, और सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम। सो 3 सेम में ये हमारे सारे सब्जेक्ट थे, फर्स्ट 3 सेम में। मेरा भी सेम ऐसे फर्स्ट सेम में हमें पीयूसी सब्जेक्ट्स था, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी था। उसके साथ, हाँ, फिजिक्स था। उसके साथ हमें बायोलॉजी, हाँ, ये तो पहले 2-3 मंथ्स पढ़ाए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब पढ़ाए। उसके बाद सेकेंड सेम में आए हम, तब मैथ्स थी। मैथ्स के साथ इसके साथ साथ हमें मेडिकल का सब्जेक्ट भी स्टार्ट किए थे, जैसे एनाटॉमी भी स्टार्ट हो गया था। बेसिक एनाटॉमी भी स्टार्ट हो गया था। एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, जैसे स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जैसे हम सेकेंड ईयर पहुंचे, तब नॉर्मली बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गया। जैसे इंडियन में जैसे करिकुलम है उनका, सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट है, वैसे हमें भी स्टार्ट हो गया था। ओके। सो फर्स्ट सेम में मेरा एग्ज़ाम था, जो मेन एग्ज़ाम रहता है, वो कंपलसरी पास करना रहता है। सो फर्स्ट सेम में मेरा एग्ज़ाम था, केमिस्ट्री मेन था, और सेकंड सेम में मेन एग्ज़ाम था, बायोलॉजी मेन एग्ज़ाम था।
सो तेरा कैसा था? हमें ऐसे तो मेन एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसे कुछ नहीं था। जैसे ही हमें फर्स्ट जैसे हमारी क्लासेस शुरू होती थी सितंबर से दिसंबर तक हमारे क्लासेस रहता था। उसके बाद हमारी जनवरी में एग्जाम होता था। पूरा ये फर्स्ट सेम का जनवरी में रहता था, सेकंड सेम का जून में रहता था। सेम। हाँ सेम। हाँ, इसमें अगर तुम फेल हो गए तो उसको और एक मौका मिलता था कि तुम क्लियर कर सको। हाँ। जैसे ही जनवरी में एग्जाम हो गया, फिर हमें री एग्जाम होता था कि फरवरी में सब कुछ एग्जाम क्लियर करो। और ऐसे भी तुम्हें बैक वहाँ पे बैक नहीं करते थे। अगर फेल भी हो गए तो तुम्हें सेकेंड ईयर में नॉर्मली एडमिशन ले सकते थे तुम। और तुम उसी साल उसको क्लियर कर सकते थे। तो मेरे में बता तुम्हें, अगर तू फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेम का हमारा मेन एग्जाम था, वो इससे पहले मेन एग्जाम के पहले हमारे क्लासेस रहते थे ना, उस हर दिन एक कंट्रोल रहता था और हर एक दिन का उधर प्रेजेंट और अब्सेंट वो रहता था। तो अटेंडेंस हर एक सब्जेक्ट में तू मैक्सिमम एक दिन अब्सेंट रह सकता है। और अगर तेरा कोई मेडिकल रीज़न है तो उधर स्प्राप्का करके रहता था, और रीज़न है तो वो दिखा सकता था उनको और वो क्लास रिप्लेस कर सकता था। अगर तो अब्सेंट है तो फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं देते थे। एक तो वो हो गया। दूसरा चीज़ तेरा ये रहता था, उधर कंट्रोल रहता था। मतलब फॉर एग्जांपल एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो एक चैप्टर पे वो एग्ज़ाम लेते थे। वो जैसा हमारे यहाँ टेस्ट होता है वो सा एक इनका एग्ज़ाम रहता है, और वो एग्ज़ाम पास हो गया और फाइनल में एक से में ऑलमोस्ट 3 to 4 कंट्रोल्स रहते हैं उधर, और वो सारे कंट्रोल्स हमें पास होने चाहिए और हमारे अटेंडेंस फुल होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम तो एक एब्सेंट है तो चल जाएगा और एडजस्ट कर देते थे वो, लेकिन एक से ज़्यादा है और तेरा कोई रीज़न भी नहीं है, मेडिकल रीज़न नहीं है, तो फाइनल एग्जाम पे उधर बैठ नहीं सकता था। ऐसा था हमारे यहाँ। हमारे में तो ऐसे नहीं था। अटेंडेंस तो हमारी होनी चाहिए थी ऑलमोस्ट 70-80%, नहीं 75-80%। सॉरी। उसके बाद नॉर्मली जैसे बोला कि जनवरी में एग्ज़ाम होता था। पहले हमें उसके ये सितंबर और अक्टूबर के सितंबर और दिसंबर के बीच और हमें मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता था। वो होता था कि ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का। वो हमें 20 मार्क्स और फाइनल एग्ज़ाम 80 मार्क्स के लिए होता था। वो सब कुछ ऐड करके हमें 100 मार्क्स के लिए राउंड ऑफ कर देते थे। और उसके साथ नॉर्मली प्रैक्टिकल क्लासेस, ओरल एग्ज़ाम, वाइवा, रिटन एग्ज़ाम, MCQ क्वेश्चंस भी होती थी। हमारे यहाँ MCQs भी रहते थे एग्ज़ाम के पहले। वो सारे कंट्रोल के MCQs सारे पास होने चाहिए हम, और फाइनल एग्ज़ाम के भी एक MCQ रहता था, वो भी पास होने चाहिए हम। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम में अलॉट रहते, हम बैठ सकते। फाइनल एग्ज़ाम हमारे आउट ऑफ 5 मार्क्स का ग्रेडिंग रहता है उनका। 5 में 5 मिले तो एक्सलेंट जैसा ग्रेड मिलता है, 5 में 4 मिले तो गुड जैसा ग्रेड मिलता है। सो रशियन में उसको बोलते हैं अतलिचना, हरोशो एंड सेटिस्फैक्ट्री का रशियन वर्ड मुझे अब ये नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सो या ऐसा रहता था। और एग्ज़ाम हम पहले जाने के बाद वो पेपर देते थे, और पेपर वो हम लिख के पेपर में सब लिख सकते थे। वो पेपर में लिखा हुआ हमारा नाम आने के बाद वो प्रोफेसर के यहाँ जाने का हम, और जाने के बाद वो पेपर देखते थे और वो पूछते थे। हम पहले एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या लिखा है हमने, उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछते थे। वो टॉपिक के रिलेटेड पूछते थे, वो चैप्टर के रिलेटेड पूछते थे, और उस पे डिपेंड करता था उनका कि हमें कितना मार्क्स देना है, कैसा देना है। सो या ऐसा एग्ज़ाम रहता था। और ऐसा फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री था, सेकेंड सेम में बायोलॉजी था, थर्ड सेम में एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी था। सेम हमारी भी ऐसी ही थी। और उसके बाद जैसे हम थर्ड ईयर पहुँचे तो थर्ड ईयर के पहले हम सेकेंड जो फोर्थ सेम था, तो फोर्थ सेम में हमें कोविड इफेक्ट हुआ था ना। तब हमें ऑनलाइन क्लास पहले फरवरी में नॉर्मल था। फरवरी हमें मार्च 21 से सब लोग इंडिया चले गए। तुम्हारे फोर्थ सेम के सब्जेक्ट कौन से थे? हमें बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी आया था फोर्थ सेम। हमें भी फोर्थ सेम माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री था, और उसके साथ 3 ही रहेंगे शायद। नहीं, और एक सब्जेक्ट था पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी।
वो आगे आए थे हमें। हाँ वो थर्ड ईयर में आए थे। थर्ड ईयर में। हाँ ये तो 3 मेन सब्जेक्ट थे। ओके, हमारा वैसा ही था। और बायोकेमिस्ट्री में हमारा प्रॉपर मतलब लैब में लेके जाकर हमें सारे टेस्ट किए थे हमने उधर। और फिजियोलॉजी का भी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वगैरह हमने फ्रॉग के ऊपर किया था। सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा था मतलब हम किए थे सारे। तुम्हारा कैसा था बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी हाँ का? हमें तो बायोकेमिस्ट्री का अच्छा था, सब कुछ प्रैक्टिकल करवाए थे। पर फिजियोलॉजी का जैसे हम नॉर्मली सब कुछ जिसकी क्योंकि जैसे ही हम फिजियोलॉजी के क्लास एंटर हो गए तब कोविड का लॉकडाउन लग गया। फिर तो हमें कोई प्रैक्टिकल्स नहीं हुआ, नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस होता था और इतना ही। हमारा क्या था, हमारा एग्ज़ाम था, जो एग्ज़ाम था ना सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम था, और सब्जेक्ट्स थे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और फिलोसफी भी ऐड हो गया था। सो ये 3 एग्ज़ाम हमारे लॉकडाउन के वक्त आए थे। और इसमें जो रहता था तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया था हमारा वो उस टाइम पे। और एमसीक्यूज़ थे, और 100 एमसीक्यूज़ थे, और 100 में मिनिमम हमें 70 एमसीक्यूज़ करेक्ट करने थे। अगर 70 एमसीक्यूज़ करेक्ट है 100 में तो हम पास थे, नहीं तो हमें फेल ऐसा करके उन्होंने दिया था। तो उस टाइम पे थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया था कोविड के टाइम पे। और कोविड के टाइम पे हमारा रशिया में ऑलमोस्ट चल रहे थे ऑफलाइन क्लासेस, एक थोड़े 6 वीक्स या कुछ तो ऐसा ऑनलाइन हो गया था। बाद में उन्होंने वो भी कंपनसेट कर दिया था ऑफलाइन क्लासेस लेकर एक्स्ट्रा। हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे नहीं था क्योंकि हमें 40 मार्क्स मिनिमम लेना था। ओके, मिनिमम 40 मार्क्स लिए तो पास हम आउट ऑफ 100 मार्क्स। क्योंकि टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि किसी को फेल ना करें। उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीवन विल पास इन दैट एग्जाम। रेयरली समवन विल गेट फेल, अदरवाइज नो वन विल फेल। सो हमारे यहाँ भी वैसा ही होता था, वो पास करने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ नहीं आता तो ऐसा भी नहीं था कि वो पास करते वो फेल करते थे। हर साल में थोड़े सब कुछ बेसिक से चले जाते थे वो। अगर तुम मीडियम पे भी हो फिर भी तुम्हें पास कर देते। अगर तुम्हें कुछ एनाटॉमी का ये भी नहीं आता तो फेल कर देते थे। और फेल करने के बाद तुम रिपीट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वापस ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो तुम्हें ये रिपीट मौका मिलता था कि हर बार 2-3 बार तुम्हें मौका मिलता था रीएग्जाम देने के लिए। हमारे यहाँ 3 रहते थे। एक पहली बार तुम फेल हो गए तो और एक बार देख सकते हो, और एक बार फेल हो गए तो और एक बार, टोटल 3 रहते हैं। और तीनों में फेल हो गए तो तुम्हें ईयर रिपीट करना पड़ेगा। और सारे सब्जेक्ट में पास हो, एक सब्जेक्ट में भी तुम फेल हो तो पूरा ईयर रिपीट करने का और तीनों एग्जाम और एक बार देने का, ऐसा था हमारे यहाँ। अच्छा, हमें तो डायरेक्टली अगर फेल, मैं पहले ही बोला था ना, जैसे फेल हो गए तो डायरेक्टली तुम्हें मौका मिलता था फरवरी में और एक बार एग्जाम देने के लिए। अगर उसमें भी तुम फेल हो गए तो अक्टूबर जब तुम छुट्टी करके सितंबर में वापस आओगे ना तब और एक मौका मिलता था। तब री एग्जाम होता था। हमारे भी वैसा ही होता था ऑलमोस्ट। तुम नेक्स्ट अगले साल अगले सेम में दे सकते हो, लेकिन 3 अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो तुम्हें ईयर रिपीट करना पड़ेगा। वो छोड़ दे, अब फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर के बाद घर आए थे तुम? फर्स्ट ईयर होने के बाद? फर्स्ट ईयर होने के बाद मैं घर आया था। जैसे फॉरेन से करके घर आने से पहले फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताओ। आर्मेनिया में क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? आर्मेनिया में ट्रांसपोर्ट कैसा था? बाहर कैसे जाते थे तुम? आर्मेनिया में तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे बने थे? और लोकल जो लोग थे उनके साथ तुम्हारे इंटरेक्शंस कैसा था? तुमने शॉपिंग्स कैसे किया था? खाना कैसे बनाते थे? ये पूरा फर्स्ट ईयर में थोड़ा अलग, इंडिया से बहुत अलग रहता है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर तो हमें पूरा अलग ही था। हमारी स्केड्यूल सब कुछ अलग था। फर्स्ट ईयर में हम पहले 2 महीने तो हम हॉस्टल में रहते थे। फिर बाद में हमने वहाँ पे अपार्टमेंट ले लिया, क्योंकि कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी से जहाँ हम रहते थे वो ऑलमोस्ट 1 आवर का जर्नी था। जैसे नॉर्मल बस में अगर तुम टैक्सी लेते तो वो आधा घंटे का जर्नी था। इसलिए हम सोचे कि क्यों वहाँ पे उतना दूर विंटर में सुबह जल्दी उठो, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हम जल्दी कॉलेज के नज़दीक अराउंड 1 किलोमीटर रेडियस में हमने अपार्टमेंट ले लिया। उसके बाद वहाँ पे हम रहने लग गए। हम खुद खाना पकाते थे। नॉर्मल आर्मेनिया में इंडियन शॉप्स था। वहाँ पे हमें इंडिया में जो भी मसाला
राइस जैसे आटा सब कुछ वहाँ मिलता था, हम वहीं वहीं से खरीदते थे। और नॉर्मली ऑयल बाकी जो भी डायरी प्रोडक्ट्स एग वेग तो वो नॉर्मल सुपरमार्केट से खरीदते थे हम। ये तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं थी हमें। और हमें अपार्टमेंट रहते थे तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस बिल वो हमें खुद भरना पड़ता था। ओके मैं रशिया में हम जाते थे तो इंडिया से जब जाते थे उधर तो हम सारा मसाला करके लेके जाते थे, क्योंकि उधर मिलता था मसाला लेकिन हमें उतना टेस्टी नहीं लगता था। सो पहले इंडिया में जाते थे तभी हम एक साल का पूरा जो स्पाइसेस रहते थे वो स्पाइसेस सारे लेके जाते थे। बाकी तो उधर सुपरमार्केट में इंडिया में जो मिलता है सभी मिलता है, सभी वेजिटेबल्स मिलते हैं, सभी फ्रूट्स मिलते हैं, आटा मिलता है, राइस अच्छा मिलता है, सभी सब मिलता है उधर। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ सेम जैसे और फर्स्ट ईयर में तो हमें तो पता नहीं था कि क्या क्या लेके जाना है यहाँ से, सब हम तो कुछ नहीं लेके गए थे। फिर सेकेंड ईयर हम फर्स्ट ईयर की छुट्टी में जैसे आए तब तो हम पूरे यहाँ के मसाले सब कुछ लेके गए थे। ओके और एक बात कि उधर कुकर नहीं मिलता, हम कुकर इंडिया से लेके गए थे। यहाँ से लेके गए थे हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की छुट्टी में। हाँ उधर कुकर नहीं मिलता। और तुम्हारा फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाते वक्त ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करते थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हाँ हम यूज करते थे नॉर्मली। अगर हम आराम से टाइम है मतलब हम तो नॉर्मली पब्लिक बस से जाते थे। वो हमें पड़ता था इंडिया का जैसे हम वो बहुत चीप था वो बहुत। तुम्हारे पास देते थे कॉलेज? नहीं पास नहीं देते थे हमें, बोल रहा हूँ ना मैं उतना बहुत चीप था वो। तुम फर्स्ट वहाँ से और लास्ट स्टॉप तक, फर्स्ट स्टॉप से लास्ट स्टॉप तक जैसे भी तुम पहले उतरो बीच में उतरो कहीं पे उतरो वहाँ पे 100 ड्रम्स मतलब यहाँ के इंडिया का हो गया 15 रुपीज उतना ही थी हमें। ओके उधर के 100 मीन्स इंडिया की 15 रुपीज। ओके मेरा रशिया में ऑलमोस्ट 1 रूबल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 रुपीज ही था, थोड़ा फार 20-25 पैसे कम ज़्यादा होते थे। अच्छा। और हमारा ट्रांसपोर्ट में हमने उन कॉलेज में से हमें स्टूडेंट कार्ड मिला था और स्टूडेंट्स कार्ड पे हम ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर और ट्रैवल का पास लिए थे। और पास लेने के बाद वो मंथली कुछ तो 600 रहता था, 600 भरे तो हम 600 से 700 से अनलिमिटेड सिटी में किधर भी घूम सकते थे। सो हमने वैसे ही यूज़ करता था। और कभी कभी अगर हमें अर्जेंट पहुंचना है तब हम टैक्सी वगैरह उबर वगैरह भी रहता होता, सो उबर वगैरह यूज़ करते थे उतना ही ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे तो टैक्सी सर्विस थी, हमें बहुत अच्छा लगता था कि एंडेक्स टैक्सी हम वही यूज़ करते थे। और वो भी तुम अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो नॉर्मली एवरेज लगता था, चीप कम लगता था। अगर तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो महंगा पड़ता था। सेम वैसी हो गया। और फर्स्ट ईयर में जाने के बाद उधर तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता था। तो हॉस्टल में क्या करते थे तुम लोग? हाँ मैं बोला हम हॉस्टल में रहे थे पहले 2 महीने हॉस्टल में रहे, उसके बाद अपार्टमेंट गए। फिर उसके बाद हम तो सैटरडे संडे तो हम बाहर घूमने चलते थे। और पहले फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो हम वहीं पे यरवान मेन सिटी में जैसे कि वहाँ पे बोलते हैं रिपब्लिक स्क्वायर, वो तो सिटी का एक अट्रैक्शन स्पॉट है मेन स्पॉट। हम वहाँ पे जाके चिल करते थे और रेस्टोरेंट जाते थे, इंडियन रेस्टोरेंट्स जाते थे और वहाँ का फूड ट्राई करते थे। वो अच्छा बहुत बढ़िया था वो। ओके हमने पहले की जो हमने जाने के बाद सेटल होने के बाद सैटरडे संडे हमने तो सारा टाइम हमारे शॉपिंग में स्पेंड कर दिया, क्योंकि उधर का जो टेम्परेचर रहता था वो बहुत ठंडा रहता था। रशिया में ऑन एन एवरेज तुम्हें -20 to -25 के आगे मिलेगा विंटर में। मेरे सिटी में तो उतना था टेम्परेचर। सो पहले जाने के बाद हमने उधर स्नो शूज़ ले लिए, पूरा स्नो के जैकेट्स ले लिए, अंदर के थर्मल्स ले लिए। सो उधर जाने के बाद पहले तो शॉपिंग किया पहले 2-3 हफ्ते में। उसके बाद सारे मॉल्स वगैरह घूमे। उसके बाद वो जो सिटी के जो रेस्टोरेंट रहते उधर जाते थे हम लोग। स्टार्टिंग के दिनों में हम ऐसे ही करते थे सैटरडे संडे। और आने के बाद थोड़े दिन में फ्रेंड्स बन गए हमारे जो इंडिया में थे। हमारे जो महाराष्ट्र के थे वो सारे फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया हमारा। तो हम बाहर घूमने जाते थे इधर ही मॉल में रेस्टोरेंट में। तो ऐसा था पहले 1 साल में। हाँ हम भी ऐसे ही फ्रेंड्स बन गए। तो बाद में मेन सिटी से हम टैक्सी बुक करके या
हाँ टैक्सी बुक करके और वहाँ पे नॉर्मल पब्लिक सेक्टर मेट्रो से हम दूसरी मतलब दूसरी जगह जाते थे घूमने के लिए। ओके हम ट्रैवल पे आएंगे बाद में, या किधर किधर घूमे हो रशिया में और आर्मेनिया में हो तुम। सो इसके बाद इंडिया में आना हुआ तुम्हारा। सो हॉलीडेज कितने डेज के थे फर्स्ट ईयर के बाद? हमें हॉलीडेज मिला था कि जून 25 से अगस्त 30 तक था हमारी हॉलीडेज। हम वापस फिर गए सितंबर 5 को, सितंबर 5 से नॉर्मल दिसंबर तक हमारी क्लासेस होती थी। उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम रहता था। उसके पहले विंटर हॉलीडेज प्लस वहाँ पे क्रिसमस होता था जनवरी 6। नॉर्मली इंडिया में होता है दिसंबर 25, पर आर्मेनिया में होता था जनवरी 6 को। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन वो अलग ही एक्सपीरियंस था। हमारे में भी वैसा ही था। जो विंटर हॉलीडेज रहते थे वो 10 to 15 डेज रहते थे मैक्सिमम। और उन रशिया में भी न्यू ईयर वो क्रिसमस रहता था 6 या 7 ऑफ जनवरी। सो हम उस टाइम पे इंडिया नहीं आते थे। काफ़ी कम बच्चे आते थे जिनको अगर कुछ आना है इंडिया से वापस लेके जाना है, थोड़ा घर फैमिली में कुछ फंक्शन है, तो तब थोड़े लोग आते थे उस हॉलीडेज में। लेकिन हम समर वेकेशन में आते थे वापस। हाँ सेम, हम भी विंटर वेकेशन में नहीं आते थे क्योंकि वो मिलता भी 20 दिन था। और हम विंटर एंजॉय करने के लिए वही 20 दिन के लिए छुट्टी रहती थी। फिर हम बाहर जाते थे। इंडिया तो कुछ लोग आते थे जैसे तुमने बोले। हाँ वैसे। और उधर का न्यू ईयर फंक्शन, न्यू ईयर कैसा रहता वहाँ पे तो न्यू ईयर तो अलग ही है। मतलब क्रिसमस सेलिब्रेशन और न्यू ईयर दिसंबर 31 नाइट शुरू होता है। मेरा फर्स्ट ईयर तो इट वाज ऑसम क्योंकि उसी साल एग्जैक्टली 12 o'clock स्नो गिरना शुरू हो गया था। एग्जैक्टली 12 o'clock उस दिन, पता नहीं क्यों, नॉर्मली इट्स नेचुरल कॉल राइट। पूरा एग्जैक्टली 12 o'clock हो गया, वहाँ पे क्रैकर्स शुरू हो गए, यहाँ पे स्नो गिरना शुरू हो गया था। इट वाज ऑसम। ओके सो हमारे यहाँ, मेरे पहले स्नो का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम गए थे अक्टूबर 7 को गए थे, और अक्टूबर के एंड में हम सैटरडे को स्पोर्ट्स हॉल गए थे। और स्पोर्ट्स हॉल में हमने बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब खेल रहे थे। और आते वक्त हम बस स्टॉप पे रुके थे, मतलब सारे बच्चे थे हम जो इंडिया से थे। और इतना उसी दिन पहली बार स्नो गिरा, और इतना गिरा कि हमें चलने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। लेकिन वो एक्सपीरियंस ही अलग था। हम फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियंस कर रहे थे। और मेरे पास वीडियोस है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा बाद में, आप देख सकते हो उधर वीडियोस फोटोज है। सो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस वो अलग ही था स्नो का। ओके और न्यू ईयर का कैसा रहता था? रशिया में मॉस्को में बहुत बड़ा न्यू ईयर रहता था। उधर मॉस्को के रेड स्क्वायर में पुतिन वगैरह आते हैं वो। और हम फर्स्ट ईयर में तो नहीं गए थे, बाद में गए थे। उसका भी एक स्टोरी है, आगे वीडियो में बता देंगे आपको। सो या मैं तो रहता था मेन सिटी में ही, एरेवान, आर्मेनिया का जो कैपिटल वहीं पे रहता था। हम हाँ नॉर्मली एग्जैक्टली 12 o'clock हमारे प्राइम मिनिस्टर आते थे। प्राइम मिनिस्टर आके 12 o'clock नॉर्मली फंक्शन होके स्पीच देते थे। क्या क्या है वो हमें समझ में नहीं आता था, वो उनके लैंग्वेज में बोलते थे। फर्स्ट ईयर में तब कुछ समझ में नहीं आया था। उसके बाद ऐसे ही हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मुझे उनका लैंग्वेज समझ में आने लग गया। हाँ ये तो अच्छा था। और हमें और एक बात बताना भूल गए कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों साल हमें उधर और ये था रशियन सब्जेक्ट था। और हर एक दिन मतलब दोपहर के 3 से 6 बजे हमारा क्लास रहता था, 3 घंटे। पहले 3 साल रशियन क्लासेस रहते थे हमें। तुम्हारा सेम आर्मेनिया में आर्मेनियन क्लासेस? हमें आर्मेनियन भी सिखाते थे और रशियन भी सिखाते थे। ओके दोनों दो हफ्ते में आर्मेनिया का 2 घंटे का क्लास और रशियन का 2 घंटे का क्लास रहता था। ओके हमारा भी डेली नहीं था शायद, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर में था। बाद में हफ्ते में ये 2 या 3 बार ऐसा था। सेम हमें ज़्यादा यूनिवर्सिटी में रशियन ही प्रिपेयर करते थे ज़्यादा सिखाने के लिए। और नॉर्मली पेशेंट के साथ हैंडल करने के लिए आर्मेनियन हमें सिखाते थे। ओ आर्मेनिया मतलब वो सोवियत यूनियन का कंट्री है, तो रशियन मिक्स है। रशियन ही चलता था, रशियन और आर्मेनियन। वो है। उसके बाद तुम्हारे थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट थे? हमारा थर्ड ईयर में आ गए पैथोलॉजी, पैथो फार्मा आ गया। ओके पैथो फार्मा, उसके बाद
ओके, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड और कौन से सब्जेक्ट थे? पैथोलॉजी में पैथ एनाटॉमी करके हमें दो था, पैथ एनाटॉमी और पैथ फिजियोलॉजी, दो था। उसके बाद हमें उधर हमारे यहाँ जैसे पीएसएम रहता है, उधर का हाइजीन रहता है। हम उसी साल नॉर्मल बेसिक सर्जरी स्टार्ट हो गया था। हमारा बेसिक सर्जरी और हमारा फोर्थ सेम से ये भी स्टार्ट हो जाता है इंटरनल मेडिसिन। हमारे हमें बोलते थे वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल मेडिसिन बोलते थे। हाँ वैसे। और उसके बाद इकोलॉजी था या नहीं, वो भी था। और हम ये बताएंगे फर्स्ट के वो इंटरनल मेडिसिन में फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में तो हमें सब फिजिकल एग्जामिनेशन वो सिखाया था फोर्थ सेम में। हाँ, उसको बोलते थे कि पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग। हाँ, पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग सब्जेक्ट, वो अलग ही एक क्लास होता था। हाँ, क्लास होता था। वो तो ये थे सब्जेक्ट हमारे, पेशेंट केयर करके वो सब्जेक्ट था। इंटरनल मेडिसिन का एक ब्रांच था। सो इंटरनल मेडिसिन तो हमें पूरा सेकेंड ईयर से ऑलमोस्ट 6 ईयर तक पूरे साल था। मतलब इंटरनल मेडिसिन मतलब ऐसा डिवाइडेड था कि फर्स्ट वो फिजिकल एग्जामिनेशन का ये सिखाया उन्होंने पहले, उसके बाद मेडिसिन का स्टार्ट हो गया, मतलब सारे सिस्टम स्टार्ट हो गए सेम। और सर्जरी भी हमें वैसे ही थर्ड ईयर के एंड में शुरू। हाँ, 6th सेम में सर्जरी स्टार्ट हो गया था, बेसिक सर्जरी, और वो भी फाइनल ईयर तक था। और 4th ईयर के सब्जेक्ट आए हमें, ये आए पीडियाट्रिक्स आया, ऑप्स गाइनी आया। सेम हमें 4th ईयर से हमें नॉर्मली क्लिनिकल रोटेशंस था। तब मेन सब्जेक्ट जैसे सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, ऑप्स गाइनी ये शुरू हो गए थे। रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, डर्मा, ये सब, ऑर्थोपेडिक्स ये शुरू हो गए थे। ईएनटी। हाँ, मतलब सारे इंडिया में जो अपने सब्जेक्ट है सिर्फ पीएसएम नहीं था उधर। हाँ, पीएसएम नहीं था। पीएसएम के वो बोलते थे इन्फेक्शियस डिसीज, उनको वो बोलते थे इन्फेक्शियस डिसीज बोलते थे। ओके, हमारा कैसा था इन्फेक्शियस डिसीज एंड हाइजीन में जो हाइजीन का क्लास, वो हमें हाइजीन तो सेकंड ईयर में हो गया था। हाँ, वही इन्फेक्शियस डिसीज था उनका। इन्फेक्शियस डिसीज था, पब्लिक हेल्थ था। तो उनका थोड़ा पीएसएम और हमारा पीएसएम और उनका एक ही बोलते हैं, पर वहाँ पे डिवाइडेड था। बाकी सारे सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही थे। 4th और 5th ईयर में और 6th ईयर में हमारे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट थे वो इंडिया में जैसा रहता है, एक ईयर में एक सब्जेक्ट ऐसा रहता है जितना मुझे पता है, लेकिन वो हमारे 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर जो मेजर सब्जेक्ट थे वो डिवाइडेड थे पूरे सेम्स में डिवाइडेड थे। जैसे कि इंटरनल मेडिसिन में हमें डिवाइडेड था। फर्स्ट हमें पढ़ाए थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बाद नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी भी सेपरेट सेक्शन था हमारी, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वो भी सेपरेट था, नेफ्रोलॉजी भी सेपरेट था। ऐसे हमें सेपरेट पढ़ाया जाता था वो। ओके, वो तो ये हो गया। उसके बाद ये पहले तो हमें कोविड आया था। कोविड कैसे अफेक्ट किया था हमें? तो कोविड का कोई इफेक्ट नहीं था आर्मेनिया में, क्योंकि वो तो स्मॉल कंट्री है। वहाँ पे हम जैसे वहाँ पे कोविड अफेक्ट हुआ था कि हम बाहर ही घूमते थे, नॉर्मल पार्क सब कुछ ओपन ही था, बस पर मॉल्स ओनली बंद था, बाकी सब तो नॉर्मली ऑन था। ओके, हमारे क्या प्रॉब्लम हो गया था कोविड के टाइम पे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे बहुत, और हम वापस आने का सोच रहे थे घर, लेकिन हमें पता था कि अगर ऑनलाइन क्लास किए तो बाद में कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम वापस नहीं आए। कोविड में हम उधर ही रहे थे, रशिया में। सो कोविड के टाइम पे 2 साल में घर नहीं आया था। तुम? हाँ, मैं भी कोविड के टाइम घर नहीं आया था, पर मेरे सब ऑलमोस्ट ऑल मेरे सब दोस्तों ने वापस घर आए थे। फिर वापस 6 महीने के अंदर ही वापस आ गए थे सब। वैसा ही था हमारे भी ऑलमोस्ट। और उसके बाद रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया था हमारे 4th। हाँ, उसके इफेक्ट तो बहुत हुए थे, क्योंकि तभी हमारे यूएस डॉलर्स बढ़ गए थे। हमारा वहाँ पे रहने की सब कुछ महंगा हो गया था। उतना भी महंगा नहीं था कि हम अफोर्ड कर सकते थे। हाँ, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या हो गया था कि जो यूएस के कंपनी थे, जो मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड, सो यूएस के कंपनी थे, और उन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगाया था। सो वो हमारे जो एटीएम वगैरह थे वो वर्क नहीं हो रहे थे। सो हमें क्रिप्टो करेंसी से पहले इंडियन रुपये से क्रिप्टो करेंसी खरीदो, फिर उससे रूबल्स खरीदो, ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद जो यूएसए के शॉप्स थे वो बंद हो गए थे।
उतना ये था, बाकी नॉर्मल ही था, उतना कुछ नहीं था। आर्मेनिया तो ऐसे सैंक्शन वैसे कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, सब नॉर्मल था वही। और उसके बाद क्या वही जो हमारे हर साल हम छुट्टी में वापस आते थे, बाद में कोविड के एक टाइम पे नहीं आए और वापस जाते थे, ऐसा चलता था। और फाइनल ईयर कैसा था, मतलब फाइनल ईयर तो बहुत मज़े में थे क्योंकि सब एक्साइटेड थे। और हमारे ये फर्स्ट 11th और 12th सेम के बाद फाइनल एग्जाम होता है। वो भी 3 मेन सब्जेक्ट होता है, ऑप्स गाइनी और सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन। वो एग्जाम नॉर्मली ओरल एग्जाम होता है, वाइवा क्वेश्चंस होता है। पहले ही हमें क्वेश्चन दे चुके होते हैं, मतलब क्वेश्चंस नहीं देते, वो ब्लूप्रिंट देते हैं, उसके हिसाब से हमें पढ़ना होता है। सब कुछ पढ़ के हमें उस दिन चूज करने के लिए होते हैं क्वेश्चन, एक स्लिप देते हैं, उसमें नंबर लिखा होता है, तुम चॉइस करके हमें जो चाहिए वो क्वेश्चन उठा के हम एग्जाम देते थे, वो वाइवा क्वेश्चंस। हमारा सेम वाइज एग्जाम रहता था, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गया। उसके बाद 6th ईयर के फाइनल में ऑप्स गाइनी, सर्जरी, मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का हमारा फाइनल एग्जाम रहता था। वो मतलब रशिया का मेन जो मेडिकल सेंटर है, रशियन फेडरेशन मेडिकल सेंटर, सो उनके तरफ से वो एग्ज़ाम रहता था। और उसमें पूरे हमारे जो मेडिसिन और ये जो 4 सब्जेक्ट बोले ना, जो हमने पढ़ा है मेड स्कूल में, वो पूरा उसका ये रहता था, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते थे, वो क्वेश्चन पेपर रहता था और हमें एग्ज़ाम देना पड़ता था। और वैसा ही वाइवा एग्ज़ाम रहता था, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते थे, मैंने आज पहले वीडियो में बताया वैसे ही मार्किंग रहती थी। और वो एग्ज़ाम होने के बाद हमारा ग्रेजुएशन था। हाँ सेम हमारे भी, जैसे तुमने बोले ना रशियन फेडरेशन, हमें वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, वो लोग आके हमें एग्ज़ाम, जब हमारी एग्ज़ाम होती थी हमारी टीचर से लेती थी एग्ज़ाम, पर वो भी हम उनके साथ बैठते थे कि कैसे एग्ज़ाम कर रहे हैं, ये उतना क्वालिफाइड है क्या नहीं, कैसे इनका एग्ज़ाम होता है, सब कुछ वो चेक करते थे। पर वो उतना टफ भी नहीं था, सब लोग एग्जाम इजीली ऑलमोस्ट पास हो जाते हैं, ऑलमोस्ट पास ही हो जाते हैं। अगर तुम 5th और 6th ईयर के एग्जाम पास हो गए तो ऑलमोस्ट फाइनल एग्जाम तुम पास हो जाते थे। अगर जो फेल होते हैं वो पहले होते हैं, मतलब 6th ईयर एग्जाम के आते ही नहीं थे। हाँ आते ही नहीं थे। सो ये था। ग्रेजुएशन कैसा था तुम्हारा? हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तो था, पर ग्रेजुएशन कब हुआ था तुम्हारा? हमारा ग्रेजुएशन हुआ था एग्जाम के एग्जैक्टली डेट बता सकते हो? डेट याद नहीं है। हमारा 25 जून को हुआ था। हमारा 25 जून 2024 खत्म हुआ था। हाँ हमारे भी जून 28 तक हुआ था। पर उसके बाद सब लोग एग्ज़ाम होने के अगले दिन ही सब लोग इंडिया आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी FMG का क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि वो लोग डिग्री के लिए वेट नहीं कर रहे थे, वो उनके फ्रेंड्स को देके सब कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी देके सब लोग इंडिया आ गए थे। हमारे यहाँ हम रुके थे उधर ही, क्योंकि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देकर रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो डेफिशिएंसी रह गए तो वापस आना पड़ता था। हमें पता है कि आकर हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन जितना एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है उतना ही एग्ज़ाम वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना था। और हमारे लास्ट के डेज थे रशिया में, तो हमने उधर रहा था। एग्ज़ाम का टेंशन था हमारे यहाँ, लेकिन हमें पता था कि हम सारे फ्रेंड्स लास्ट में ही मिल रहे उधर। सो हमने वो टाइम एंजॉय किया, लास्ट के 15 डेज ग्रेजुएशन होने के बाद और एग्ज़ाम होने के बाद। हमारा वो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर के लिए 15-20 डेज थे, तो हमने उधर ही रह के हॉस्टल में रहकर उधर घूमकर अच्छा एंजॉय करके वापस आ गए थे हम लोग। इससे पहले हम ये FMG एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तुम्हारा रशिया का, सॉरी मेरा रशिया का और तुम्हारा आर्मेनिया का, किधर किधर घूमने गए थे तुम? मैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल जगह, पूरा जगह गए थे। जैसे कि जो अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है, ग्यूमरी, बेनेजोर और दिलीजान, शकाजोर, बहुत जगह वहाँ पे घूमने के लिए। और वहाँ पे मेन वो बोलते हैं कि आर्मेनिया पहली कंट्री जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट किया, और वहाँ पे अच्छे अच्छे चर्चेस है क्रिश्चियनिटी का, वो वही चर्चेस और वाटरफॉल, जैसे सब कुछ वेकेशन के लिए, हॉलीडेज पे लिए जाने के लिए बहुत बढ़िया स्पॉट्स है। और हम
नॉर्मली जब छुट्टी रहती थी हम ट्रैकिंग पे जाते थे, वहाँ पे एक दिन हॉल्ट करके पूरा नाइट हॉल्ट करके अगले दिन वहाँ पे कुकिंग करके मतलब बारबेक्यू सब कुछ करके अगले दिन वापस आते थे। हम भी वैसे ही जो समर रहता था उस टाइम पे हम जाते थे लेक पे, उधर बारबेक्यू ट्रेकिंग वो सब करते थे, नाइट आउट करते थे। वैसा पूरा हम 6 साल हर समर में जाते थे उधर। वो हो गया। उसके बाद हमने फर्स्ट और थोड़ा कोविड की वजह से और थोड़ा वॉर की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पाए हर एक जगह, लेकिन हमने मॉस्को, कजान, सेंट पीटर्सबर्ग एंड उधर और थोड़े लोग इधर मुरमास करके जगह है, वहाँ नॉर्दर्न लाइट्स दिखते हैं, वहाँ गए थे। और सोची एक करके जगह है, सोची गए थे लोग। सो अच्छा है, रशिया घूमने के लिए अच्छा है। हमने यही मिस किया कि वॉर और कोविड की वजह से हमारा थोड़ा मिस हो गया, नहीं तो हम अच्छे तरीके से घूम सकते थे। सो ये था पूरा हमारा 6 साल का रशिया और आर्मेनिया का। और इधर कब वापस आए अब तुम? मैं वापस आया यहाँ पे सितंबर 13 को, क्योंकि हमें डिग्री मतलब हमारे सब डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रोसेस होने में टाइम लगा था। इसलिए हम थोड़ा लेट आए थे, सितंबर 13 तक आ गए थे हम। ओके। सो मेरा फ्लाइट था अगस्त 23 था, और मैं जुलाई 23 को मेरा फ्लाइट था वापस रशिया से। और मैं घर आ गया था 24 के रात को। सो 25 जुलाई से मैं घर आया था। उसके बाद मैंने FMG का सोचना स्टार्ट किया था। और मैंने पहले तो सोच रहा था कि मेरे मेड स्कूल में थोड़ा मैरो का देखा था वीडियोस वगैरह, और उसके बाद इधर आने के बाद मैं बता दूंगा आगे का FMG का कैसा था, तेरा कैसा था सितंबर 13 के आने के बाद तूने कैसा प्रिपेयर किया? मैं भी पहले ही प्रेप लेटर का ले चुका था, सब्सक्रिप्शन लेकर चुका था। वहाँ पे थोड़ा उतना अभी पूरा प्रिपेयर स्टार्ट नहीं हुआ था, पर एग्जैक्टली जब मैं सितंबर 13 को घर आया मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। प्रेप लेटर से किया तूने? प्रेप लेटर से किया था। ओके, प्रेप लेटर से ये किया। और जब मैं 5th ईयर 6th ईयर में था, मेरा फ्रेंड के पास मैरो की सब्सक्रिप्शन थी, हम दोनों यूज़ करते थे वो। ओके। सो मैंने भी घर के आने के बाद मेरा FMG का मेन प्रिपरेशन सोर्स था कि मैंने जो मेड स्कूल में पढ़ा था वही मेरा नॉलेज था। और इधर आने के बाद मैंने सारे मतलब एक बुक आता है करके FMG सॉल्यूशंस का, वो बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, PYQs। और उसके बाद नीट PG और FMGs के पेपर सॉल्व किए थे। और जो मैरो के थोड़े नोट्स थे वो रिवाइज करके मैं एग्ज़ाम दिया था। और मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, घर से ही किया था मैंने। और उसके बाद वो एग्ज़ाम हो गया। तेरा कैसा था? हाँ, मैं भी कोई जैसे ऑफलाइन क्लासेस कहीं पे नहीं गया था। ऑनलाइन घर पे ही नॉर्मल सेव्ड वीडियोस जैसे प्रेप लेटर में होता है वैसे वीडियोस देखा था और PYQs किया था, रिवीजन। हाँ, ये करके आराम से कर सकते हैं। भी एग्जाम ये वीडियो चाहिए अगर FMG का प्रिपरेशन का इन डेप्थ, सो हम अलग वीडियोस बना देंगे उसके ऊपर। सो या FMG एग्जाम के बाद हम दोनों अभी करंटली इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारा। और ये इंटर्नशिप मैंडेटरी है, ये 365 डेज 1 ईयर करना रहता है। उसके बाद हमें अभी प्रोविजनल लाइसेंस मिला है हमें इधर इंडिया का। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद हमें परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा और हम इंडिया में आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे एग्जाम दे सकते हैं। सेम तो एंडिंग नोट पे कुछ और बोलना चाहते हो तुम? अगर ऐसे नहीं है कि फॉरेन में जाके बंदा होशियार नहीं रहता, बोलते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे बोले तो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को उनको भी उतना नहीं आता है कि वो भी हमारे जैसे ही है। तुम अगर अच्छे से वहाँ से 6 ईयर पढ़ के FMG क्वालिफाई किया तो तुम भी यहाँ पे इक्वल ही हो। इतनी इन्फीरियर फील मत करो। सो मेरा भी वैसा ही था। मुझे ये एक डिसीजन अच्छा लगा कि मैं रशिया गया, अब्रॉड जाकर आया MBBS करके। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट नहीं कि हाँ एक रिग्रेट है क्योंकि मैं 1 साल वीसा का प्रॉब्लम हो गया था मुझे। उसके बाद आर्मेनिया का 6 साल तो पूरा एक
कुछ भी रिग्रेटफुल नहीं था, सब कुछ अच्छा था। ओके वही है फॉरेन, अगर तुमने यूनिवर्सिटी अच्छी चूज की है और तुम्हारे सारे एजेंट्स अच्छे चूज किए हैं तो फॉरेन में पढ़ाई करना बहुत अच्छा है, इतना ये नहीं है। हाँ। और वही है, अब वापस आ गए हम, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमारा ये भी मिल जाएगा। तो इंटर्नशिप खत्म होते ही हमारा 1 मंथ हो गया अभी इंटर्नशिप का, और 11 मंथ से उसके बाद हमें परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा इधर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो था। और MBBS इन आर्मेनिया एंड रशिया। सो हम इतना रखते हैं, हम अगले स्पेसिफिक वीडियो बना लेंगे। हाँ वो सही रहेगा, वो सही ये तो रहेगा। हमारी ट्रायल थी। हाँ पहला वीडियो था हमारा, सो हमने ट्राई किया है। अगली वीडियोस में हम देखते हैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप इधर तक देख रहे हो वीडियो, कमेंट्स में बोल सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।